फिर 42 डिवाइड बाय 10, 42 डिवाइड बाय 10 रिमाइंडर आ रहा है 2, यानी ये भी ऑप्शन सही है। फिर 23 डिवाइड बाय 10, 23 डिवाइड बाय 10 यानी थर्ड वाले पे जाएगा, 23 ये भी एकदम सही जा रहा है। फिर आ रहा है 52 डिवाइड बाय 10, 52 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 2, 42 वाली पोजीशन पे ऑलरेडी मेरे पास इंसर्टेड है तो 3 पे चेक करेगा, 3 पे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज जो दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो डीएसए के होने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के, जो पीवाईक्यूज हम लोग देखने वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस आपको यूपीपीएससी वाला जो एग्जाम अभी रिसेंट में आने वाला है उसमें, एज वेल एज यूपीएससी का जो असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम है, और जो भी डिफरेंट एग्जाम्स हैं लाइक प्रोग्रामर वगैरह के या फिर आईटी एनालिस्ट के, जितने भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम है, थोड़े से हार्ड लेवल के जो एग्जाम होते हैं उन सभी में आपको ये हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम लोग बिना देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिकरेंस रिलेशन फॉर द वर्स्ट केस ऑफ बाइनरी सर्च, यानी बाइनरी सर्च में वर्स्ट केस में कौन सा रिकरेंस हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च वो होता है जब हम लोग एलिमेंट को दोनों साइड से ट्रेस करते हैं। लेट सपोज कोई मेरी लिस्ट है 0 1 2 अप टू 100 मेरी लिस्ट है, और मान लो मुझे अगर कोई एलिमेंट है वो बीच में कहीं 52 है, वो मुझे सर्च करना है इसमें। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट अगर मुझे सर्च करना है, तो ये एलिमेंट सर्च करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड से मैं सर्च करूंगा। पहले इधर से सर्च करूंगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करूंगा, 0 डिवाइड बाय 2, फिर 1 डिवाइड बाय 2, और ऐसे ही 100 से सर्च करूंगा। ठीक है, तो दोनों साइड से एक बार इधर से सर्च करेंगे, एक बार इधर से सर्च करेंगे, फिर इधर से, फिर इधर से, तो कहीं ना कहीं मिडिल में जाके वो एलिमेंट मिल जाता है, इसीलिए इसको बाइनरी सर्च कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी जनरली निकल के आती है वो n/2 निकल के आती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि टाइम हमारा 2 में डिवाइड हो जाता है। +1, वो 1 तो वही हो गया जो 1 सर्च टाइम होता है, वो 1 सर्च टाइम रहेगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा है, डिवाइड बाय 2 रहेगी क्योंकि दोनों साइड से हम सर्च करते हैं, और +1 यानी कि जो सर्च वाला जो पर्टिकुलर इंडेक्स होता है उसके लिए एक वैल्यू असाइन होती है, तो O1 हो जाएगी, ON नहीं होगी। ठीक है, इस केस में ON है तो ये नहीं रहेगा। इस केस में 2T N2 है तो ये भी नहीं होगा, और इस केस में n/2 है, ON log n है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बैठेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हिंदी में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Binary search divide the problem size by 2 times each time and then does not constant work per step, so the recurrence is Tn is n/2 which gives O(n log n)। ठीक है, तो n/2 जो होगी वो उसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। Which of the following travel techniques list the nodes of a binary search tree in ascending order? कौन जो है इसमें असेंडिंग ऑर्डर में करता है? बेसिकली इन ऑर्डर हम लोग यूज करते हैं। इन ऑर्डर क्या करता है दोस्तों? इन ऑर्डर जो है किसी भी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में असाइन कर देता है। ठीक है, इन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पहले छोटा एलिमेंट आएगा, फिर मिडिल एलिमेंट ऊपर जाएगा, फिर जो बड़ा एलिमेंट होगा वो उस साइड आएगा, यानी इन ऑर्डर में असाइन करता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा कि बाइनरी सर्च की कौन सी ट्री को असेंडिंग ऑर्डर में दिखाती है, तो इन ऑर्डर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। A hash table of length 10 use open addressing with hash function key k mod 10। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये बोल रहा है कि k mod 10 करके एक मेरे पास फंक्शन है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी जो है मैंने डीएसए क्वेश्चन कराया था उनमें भी ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे k mod 11 था आई थिंक। तो ये भी यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन है, आप खुद भी कोशिश करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। ये एक फंक्शन इन्होंने दे रखा है एच के नाम से फंक्शन दे रखा है इन्होंने। ठीक है, और यहाँ पे आफ्टर इंसर्टिंग 6 वैल्यू इनटू एन एम्प्टी हैश टेबल, ये ऐसे अपन ने 6 वैल्यू इसमें इंसर्ट कर दिए किसी हैश टेबल में। द टेबल इज शोन बिलो, टेबल ऐसे शो हो रही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस गिव्स द पॉसिबल ऑर्डर इन विच द की वैल्यूज कुड हैव बीन इंसर्टेड इन द टेबल। इनमें से कौन सा ऑर्डर सही होगा जिसमें ये की जो है इंसर्ट की गई है? तो दोस्तों इसका सिंपल सॉल्यूशन ये होता है कि हम लोग एक एक ऑप्शन को जाके वेरीफाई करते हैं कि कौन सा ऑप्शन में वैल्यू फिट बैठ रही है इस टेबल में जो इंसर्ट हुई है। लेट सपोज हमने पहले 46 इंसर्ट किया है। ठीक है, 46 अगर मान लो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 10 करता हूँ, एक मिनट मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो जाए। 46 अगर मैं डिवाइड बाय 10 करता हूँ तो मेरे पास मोड 10 है, नॉट डिवाइड आई वुड से, तो रिमाइंडर यहाँ पे हम लोगों को निकालना है। 46 मॉड्यूलस 10 किया तो रिमाइंडर मेरे पास 6 आ गया, यानी 46 कौन सी नंबर 6 पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। जी हाँ, इसने तो 46 6 पोजीशन पे दे रखा है। ठीक है, अब मैंने अगला इंसर्ट किया 42, तो 42 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 जो है वो कौन सी पोजीशन पे इंसर्टेड है? 2 भी यहाँ पे करेक्ट पोजीशन पे इंसर्टेड है 42 पे। थर्ड एलिमेंट मेरे पास है 34,
ठीक है। 34 अगर मैं डिवाइड बाय 10 करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर मेरे पास आएगा 4, यानी ये फोर्थ पोजीशन पे इंसर्ट होना चाहिए, तो ये फोर्थ पोजीशन पे इंसर्ट है। ऐसे ही 52 को मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 10 करूंगा, 52 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर आता है 2। ठीक है, रिमाइंडर मेरे पास आएगा 2। अब 2 पे ऑलरेडी एक पोजीशन इंसर्टेड है, तो 52 मेरे पास किस पे, 2 से जस्ट अगले वाले पे यानी 3 पे इंसर्ट होना चाहिए, बट इस केस में 3 पे इंसर्ट नहीं होकर 5 पे इंसर्ट हो रहा है, इसलिए जो ये ऑप्शन है ये गलत फिट नहीं बैठ रहा है, यानी ये गलत हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे तो आपको मैं फटाफट करके बता रहा हूँ, बट जब आप एग्जाम में करेंगे तो उसको काफ़ी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। ऐसे ही मैं आपको दूसरे ऑप्शन को एलिमिनेट करके या दूसरे ऑप्शन को सॉल्व करके बताता हूँ यहाँ पे कि दूसरा ऑप्शन फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। अगला है 34 डिवाइड बाय 10 किया, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 4 पे आ जाएगा, 34 4 पे ये, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर मैं 42 डिवाइड बाय 10 करूंगा, 42 सेकंड पोजीशन पे है, रिमाइंडर मेरे पास 2 आएगा यहाँ पे, तो 42 डिवाइड बाय जब हम 10 करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। फिर मैं 23 करूंगा, 23 डिवाइड बाय 10, यहाँ पे मैंने लिख नहीं रखा, वैसे आप तुरंत भी कर पाएंगे, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, यानी 23 भी किस पे आना चाहिए, थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए, वो सही है। 52 डिवाइड बाय 10 करूंगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो रिमाइंडर आएगा 2। 2 वाली पोजीशन पे मेरे पास ऑलरेडी 42 इंसर्टेड है, तो 3 पे देखेगा, 3 पे मेरे पास 23 इंसर्टेड है, तो 4 पे देखेगा, 4 पे 34 इंसर्टेड है तो 5 देखेगा, तो 5 पे इंसर्ट कर देगा। जी हाँ, यहाँ तक तो ये सही ऑप्शन। अब 33 पे अगर मैं देखूँ, 33 डिवाइड बाय 10 एंड लास्ट वाला 33 अगर मैं डिवाइड बाय 10 करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास आएगा 3। 3 पे मेरे पास ऑलरेडी इंसर्टेड है, ठीक है, 3 पे मेरे पास ऑलरेडी 23 इंसर्टेड है, 4 पे भी इंसर्टेड है, 5 पे भी इंसर्टेड है, तो ये किस पे इंसर्ट हो जाएगा, 33 6 पे इंसर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे इंसर्ट होगा। बट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, एक अगले वाले यानी 7 पे इंसर्ट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगले ऑप्शन पे आता हूँ। अगला ऑप्शन मैं आपको करके बताता हूँ कि अगला ऑप्शन फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। दोस्तों इसको आप खुद भी करेंगे तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। थर्ड वाला ऑप्शन को देखते हैं, 46 डिवाइड बाय 10, 46 डिवाइड बाय 10 यानी 6 पोजीशन पे इंसर्ट हो रहा है, सही है एकदम। फिर आ रहा है 34 डिवाइड बाय 10, 34 डिवाइड बाय 10 यानी फोर्थ पोजीशन पे वो इंसर्ट हो रहा है, ये भी सही है। ठीक है, फिर 42 डिवाइड बाय 10, 42 डिवाइड बाय 10 रिमाइंडर आ रहा है 2, यानी ये भी ऑप्शन सही है। फिर 23 डिवाइड बाय 10, 23 डिवाइड बाय 10 यानी थर्ड वाले पे जाएगा 23, ये भी एकदम सही जा रहा है। फिर आ रहा है 52 डिवाइड बाय 10, 52 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 2, बट ये 2 वाली पोजीशन पे ऑलरेडी मेरे पास इंसर्टेड है, तो 3 पे चेक करेगा, 3 पे ऑलरेडी इंसर्टेड है तो 4 पे चेक करेगा, 4 पे ऑलरेडी इंसर्टेड है तो 5 पे चेक करेगा, यानी जो 52 है वो फिफ्थ वाली पोजीशन पे आ जाएगा, फिफ्थ वाली पोजीशन पे दे रखा है। और 33 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 3, 3 पे ऑलरेडी मेरे पास इंसर्टेड है, 4 पे इंसर्टेड है, 5 पे इंसर्टेड है, 6 पे इंसर्टेड है, तो ये 7 पे जाके इंसर्ट हो जाएगा, यानी एकदम ये सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही इसको वेरीफाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप जब डी को चेक करेंगे, ये आप खुद चेक करके देखिएगा, ये वैल्यू वेरीफाई नहीं होगी दोस्तों इसमें। तो ये आपको बेसिक से डिवाइड करना आना चाहिए, रिमाइंडर निकालना आना चाहिए, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल बेसिक ऑपरेशन कर रखे हैं, अगर वो आप कर सकते हैं तो आप इसको इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे दोस्तों। एक बार फिर से जाकर देखिएगा, आप समझ जाएंगे, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में वर्स्ट केस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ओ लॉग एन जो है, वो लॉग एन, ये इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बाइनरी सर्च की। ठीक है, जनरल में तो ये t/2 होती है, बट अगर वर्स्ट केस की अगर अपन बात करेंगे तो ये ओ लॉग एन तक जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाइनरी सर्च हैव स्पेशल एवरी स्टेप, स्पेशल स्पेस एट एवरी स्टेप, सो वर्स्ट केस इज ओ लॉग एन। ठीक है, एंड सी वाज प्राइमरी डेवलप्ड एज, सी को प्राइमरी किस पर्पज से डेवलप किया गया था दोस्तों, तो सी को जो प्राइमरी डेवलप किया था सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए किया था, बिल्कुल सही बात है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए किया था, जनरल पर्पस लैंग्वेज नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए किया गया था। डेटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज नहीं, डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी नहीं किया था, और नन ऑफ द अबव होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों इन क्वेश्चन को। अब है दो वेरिएबल की वैल्यू स्वैप करने के लिए न्यूनतम कितने टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जनरली तो दोस्तों क्या करते हैं, अगर आपको स्वैप करना हो, ठीक है, अगर स्वैप फंक्शन आपको अगर यूज़ करना हो तो आप क्या करते हैं, एक टेम्प वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, टेम्प वेरिएबल में ए और बी दो वेरिएबल है मेरे पास, एक टेम्प वेरिएबल नया लेके पहले ए की जो वैल्यू है वो टेम्प में असाइन कर देते हैं, फिर बी में ए को असाइन कर देते हैं, और फिर जो टेम्प की वैल्यू है वो बी में असाइन कर देते हैं। बट अगर मिनिमम केस की बात करें तो मिनिमम मेरे को ये टेम्प वेरिएबल भी नहीं चाहिए होता। प्रोग्रामिंग में जब हम करते हैं तो मिनिमम जो वेरिएबल आएगा वो 0 आएगा। इसका मैं एग्जांपल भी आपको कहोगे तो बता दूंगा। एक तो डायरेक्ट एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप जैसे ए एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आपने अगर 5 ले रखी है, और बी एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू लेट सपोज आपने 10 ले रखी है। ठीक है,
तो इसमें आप जब एक्सॉर करेंगे तो उससे इजीली बाइनरी सर्च का एक्सॉर करेंगे इस पे, तो आप इजीली इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेट सपोज ए आपने किया ए एक्सॉर बी, ठीक है, और 5 और 10 की आप बाइनरी वैल्यू निकाल लीजिए। ये मैंने आपको निकालना बता रखा है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 0 1 0 1 हो जाएगा 5 की, और 1 0 1 1 हो जाएगा 1 0 1 0 सॉरी 1 0 1 0 हो जाएगा 10 का। तो जब आप इसका एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे तो ये अल्टरनेट पे 1 होता है, यानी अल्टरनेट पे 1 1 1 1 आ जाएगा ए एक्सॉर बी की वैल्यू। तो सेम में ए एक्सॉर बी जब आपने ए में असाइन किया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ रही है, 15 निकल के आ रही है, ठीक है। पर जब आप बी में ए एक्सॉर बी असाइन करेंगे, ए एक्सॉर बी असाइन करेंगे, तो ए की वैल्यू मेरे पास नहीं 15 हो चुकी है, बी की वैल्यू मेरे पास 10 है। इन दोनों का जब आप एक्सॉर करेंगे तो अल्टरनेट बिट पे 1 होता है, अल्टरनेट पे 1 यानी इस पे 1 आ जाएगा। ये इन दोनों का कर रहे हैं दोस्तों हम इस केस में। मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। इन दोनों का हम लोग कर रहे हैं अभी एक्सॉर। तो जब इन दोनों का एक्सॉर करेंगे तो अल्टरनेट पे 1 और सेम पे 0। यहाँ पे मैं आपको होगा तो फिर से बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 1 1 1 1 है, और यहाँ पे जो बी की वैल्यू है मेरे पास 1 0 1 0 है, ठीक है। तो जब आप इसका एक्सॉर करेंगे तो ये आएगा 1 0 1 और ये 0, यानी ये कितनी वैल्यू निकल के आई, 5 निकल के आई। तो यहाँ पे बी की वैल्यू 5 आसानी हो जाएगी। फिर एक थर्ड टाइम अपन फिर से ए एक्सॉर बी करेंगे, ए एक्सॉर बी थर्ड से फिर से करेंगे, तो अब मेरे पास ए की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 15 हो चुकी है पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और बी की जो वैल्यू है वो नई वैल्यू मेरे पास ये अपडेट आ गई है 0 1 0 1। तो जब अपन इसका एक्सॉर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ए एक्सॉर बी की वैल्यू जो थर्ड टाइम होगी ये निकल के 10 आएगी। तो जो इनिशियली वैल्यू 5 और 10 थी वो अपडेट हो चुकी है, बी की वैल्यू 5 हो गई, यानी जो हमने ए की असाइन की थी वो बी की हो चुकी है, और जो बी की असाइन की थी वो ए की वैल्यू हो चुकी है दोस्तों। तो इस हिसाब से हम लोग बिना किसी वेरिएबल को यूज़ किए भी वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यानी जीरो वैल्यू, टेम्परेरी वेरिएबल को चाहिए तो जीरो वैल्यू हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ये अगर आप देखेंगे ये ऑपरेशन मैंने यहाँ पे परफॉर्म करके आपको बताया है। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जल्दी से। द प्रोग्राम फ्रेगमेंट इंट ए दिया हुआ है मेरे पास 5 और बी दिया हुआ है 10, ठीक है, और प्रिंट कर रहा है परसेंट यानी इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर रहा है ए प्लस 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 प्लस। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग दोस्तों लोगों को लग सकता है, बट बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ए प्लस प्लस इसको आप ऐसे लिखेंगे ए प्लस प्लस, देन एक प्लस का ऑपरेटर है और देन प्लस प्लस बी, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया क्वेश्चन ये। अब ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है प्लस, और ये है पोस्ट इंक्रीमेंट और ये है प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट यानी पहले वैल्यू असाइन होगी, ए की वैल्यू क्या है 5 है, उसके बाद जाके इंक्रीज हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, वो एक अलग केस है, बट यहाँ पे वैल्यू 5 असाइन होगी। फिर है प्लस ऑपरेटर, और यह प्री इंक्रीमेंट यानी पहले वैल्यू बढ़ेगी 2 की जगह 3 होगी, और उसकी पहले वैल्यू बढ़ेगी फिर असाइन होगी, तो पहले वैल्यू बढ़ के 3 हो गई और फिर असाइन हो गई। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये क्या करेगा 8 को प्रिंट कर देगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए प्लस प्लस एंड देन प्लस प्लस बी 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई की वैल्यू दे रखी है, जे की वैल्यू दे रखी है। आई मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, रिमाइंडर यूज कर रहे हैं। जब तक आई मॉड्यूलस जे इज डबल इक्वल टू 0 है तो क्या करना है हमको, आई को आई बाय जे करना है और जे की वैल्यू +1 करनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और अगर आपको ऑपरेशन या फिर डिवाइड करना आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इनिशियली मेरे पास आई की वैल्यू है दोस्तों, आई की जो वैल्यू है इनिशियली वो कितनी है मेरे पास, आई की वैल्यू मेरे पास 6720, ठीक है। अब यहाँ पे जे की जो वैल्यू है वो मेरे पास इनिशियली 4 है। अब मैं आई डिवाइड बाय जे कर रहा हूँ, यानी 6720 डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमको चेक करना है कि आई इक्वल टू 0 है या नहीं है, यानी इसका रिमाइंडर 0 के बराबर है नहीं है। तो 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 आ गया, देन 27 रिमेनिंग गया, 6 बार चला गया, फिर 3 रिमेनिंग गया, यानी 32 हो गया, तो 1680 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कोई भी रिमाइंडर मेरे पास नहीं आया, यानी रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 से इक्वल है, ठीक है। तो लूप जो है वो चलेगा नेक्स्ट टाइम में दूसरी वैल्यू मेरे पास आएगी 1680, ठीक है, और जे की वैल्यू एक बढ़ जाएगी। ये यही कह रहा है कि आई की वैल्यू जो है आई बाय जे कर दो और जे की वैल्यू +1 कर दो। जे की वैल्यू अभी 4 थी तो +1 होकर 5 हो गई। अब ये डिवाइड करके देखिएगा तो 3 बार जाएगा, देन 1 रिमेनिंग रहेगा, फिर से 3 बार जाएगा, फिर 3 रिमेनिंग रहेगा, फिर 6 टाइम जाएगा, ठीक है। तो अभी भी मेरे पास कोई रिमाइंडर निकल के नहीं आया, मॉड्यूलस ऑपरेटर मैंने किया तो मेरे पास ये वैल्यू निकल के आई, बट रिमाइंडर निकल के नहीं आया। तो जो ये आई बाय जे की वैल्यू है वो आई में असाइन हो जाएगी, यानी कि जो नई वाली वैल्यू है आई बाय जे की वो 336 हो गई, 336 डिवाइड बाय जे की वैल्यू +1 हो गई, ठीक है। इससे मैं डिवाइड करूंगा तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, फिर से 6 6 से 30 हो जाएगा, यानी 56 हो जाएगा। अभी भी मेरे पास जो रिमाइंडर है वो कोई वैल्यू निकल के नहीं आई है, रिमाइंडर अभी भी 0 निकल के आया है।
तो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगा 56 जे की वैल्यू एक बढ़ जाएगी उस टाइम तक, ठीक है, तो जे की वैल्यू कोई 7, तो मेरे पास 8 निकल के आ जाएगा। अभी भी मेरा रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आया है, यानी मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू, जो रिमाइंडर जो है मेरा अभी भी जीरो ही निकल के आया है। तो फिर 8 की वैल्यू जब मैं फिर से करूँगा इसको दोस्तों अपडेट, ठीक है, तो 8 डिवाइड बाय जे की वैल्यू फिर से एक बढ़ चुकी होगी, 8 हो गई, ठीक है। तो अभी भी मेरा रिमाइंडर कितना हो गया, जीरो के इक्वल नहीं आया, ठीक है, रिमाइंडर अभी भी मेरा जीरो आया, ठीक है। तो ये 8 की वैल्यू एक बढ़ के क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। और आई बाय जे करूंगा मैं, आई बाय जे यानी कि 8/8, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और जे की वैल्यू 9 हो चुकी है। अब मैं जब लास्ट टाइम में 1/9 करूंगा दोस्तों, 1/9 करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 1 निकल के आएगा, फिर इस केस में लूप नहीं चलेगा, यानी जो लास्ट वाली वैल्यू जे की वैल्यू अपडेटेड हुई थी, वो जो अपडेटेड वैल्यू है दोस्तों जे की, वो मेरे पास जे इक्वल्स टू 9 हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 9 जो है वो सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू, कलरिंग के थ्रू आपको समझा देखा है कि 6720 से डिवाइड करो, तो डिवाइड बाय 4 किया तो ये वैल्यू निकल के आई, और रिमाइंडर मेरा जीरो आ गया, रिमाइंडर मेरा यहाँ पे जीरो है, तो फिर से लूप चलेगा, जे की वैल्यू एक आपने बढ़ा दी, फिर से ये वैल्यू निकल के आई, फिर से आपने जे की वैल्यू एक बढ़ा दी, फिर से एक जे की वैल्यू बढ़ा दी, और फिर से एक जे की वैल्यू बढ़ा दी, और फिर लास्ट में 1 निकल के आया, 1/9 किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 आते ही वो वैल्यू क्या होगी, प्रिंट लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आते ही जे की वैल्यू पूछ रहा है, जे की वैल्यू उस केस में 9 होगी दोस्तों। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो काफ़ी इजीली आप इसको कर सकते हैं। अब विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर रिकर्शन, रिकर्शन के लिए दोस्तों अपन ने कई बार दे रखा है, रिकर्शन में के लिए कौन सा डेटाबेस हम लोग यूज़ करते हैं, स्टैक जो है हम लोग दोस्तों यूज़ करते हैं रिकर्शन के लिए, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग सेगमेंट कोड, मेरे पास ये कोड दे रखा है जिसमें इंट आई और जे दे रखे हैं, जे की वैल्यू 1 है, और जब तक जे लेस देन इक्वल्स टू एन नहीं हो जाए, जे की वैल्यू जे से मल्टीप्लाई करनी है, द नंबर ऑफ कंपैरिजन मेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप फॉर एनी एन ग्रेटर देन 0 इज। दोस्तों आप इसको क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि मान लो n की वैल्यू मेरे पास 10 है, लेट सपोज n की वैल्यू 10 है, या कोई भी एक n की वैल्यू है, तो j को आपने 1 से स्टार्ट किया, यानी आपको 1 से लेकर जब j की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल्स टू 10 नहीं हो जाता तब तक आप उसको लूप चलाना है, फर्स्ट केस, ठीक है। और जो मेन चीज़ ये कर रहा है वो j को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है, यानी पहली बार में ये 1/10 पे चलेगा, दूसरी बार में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तीसरी बार में इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है, चौथी बार में इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, और पांचवी बार में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 16 हो जाएगी, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10, आई जो है वो जे की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 10 नहीं रहेगी, तो इस टाइम लूप नहीं चलेगा। बेसिकली ये पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल में लूप चलेगा, 1 2 4 8 देन 16 देन 32 देन समथिंग समथिंग के तक ही चलेगा, या 2 की पावर के हम इसको कह सकते हैं, वहां तक ही लूप चलेगा, ठीक है। तो 2 की पावर के जो होता है दोस्तों, वो जब तक लेस देन इक्वल्स टू एन है तब तक ये लूप चलेगा, और जब मैं ऐसे दोनों तरफ log 2 ऑपरेशन लगाऊंगा तो के की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू log 2 ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है, log 2 ऑफ एन हो जाएगा। और एक जो टाइम लगेगा मेरे को वो सर्च में लगेगा, ठीक है, एक जो एक्स्ट्रा टाइम मुझे लगेगा उस पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करने में लगेगा, तो जो हम इसको निकालेंगे log 2 एंड देन +1 हम कर देंगे, ठीक है। ये भी दोस्तों दो ऑपरेशन में दे रखा है, एक सीलिंग वैल्यू पे दे रखा है, एक फ्लोर वैल्यू पे दे रखा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम कितना होगा तो हम सीलिंग वैल्यू लेते हैं, बट ये मैक्सिमम नहीं पूछा है, इसलिए हम इसको नॉर्मल फ्लोर वैल्यू लेंगे, log 2 n +1 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ये आपको याद रखना है, 1 2 4 8 16 अप टू 2 की पावर के तक जाएगा, और लेस देन इक्वल टू एन दे रखा कंडीशन में, तो 2 की पावर ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एन कब होगा, ठीक है, इस कंडीशन को हमको सेटिस्फाई करना है, तो के की वैल्यू यहाँ से log n निकल के आएगी, और एक जो वैल्यू होती है वो सर्च के लिए काम में आती है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम की टिप भी इन्होंने बता रखी है, जब तक जे लेस देन इक्वल्स टू जे है तो जे +2 होगा, फ्लोर वैल्यू log 2 निकल के आएगी, काउंटिंग कंपैरिजन करते टाइम पे हम एक ऐड कर देंगे, और सीलिंग इज ओनली यूज्ड व्हेन ग्रोथ फोर्स मिनिमम स्टेप, जब मिनिमम स्टेप होगा तो सीलिंग यूज होगा, अदरवाइज जनरल केस में आप हमेशा फ्लोर वैल्यू लेते हैं, तो फ्लोर वैल्यू जो है वो ऑप्शन नंबर डी इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, व्हाट विल बी द आउटपुट
ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, ये एक ए हम लोगों ने ए में असाइन कर रखा है, यानी इंट में असाइन कर रहे हैं ए को। तो बेसिकली जब भी हम इस टाइप का असाइनमेंट करते हैं तो उसकी जो आस्की वैल्यू होती है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपको टेबल याद करनी है, 165 से 122 होती है कैपिटल ए की जेड तक, और स्मॉल ए से स्मॉल जेड की अगर हम अपन बात करें तो आई थिंक इसकी अप्रॉक्सीमेटली 91 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये 122 तक जाती है। ये 65 से लेकर आप इसमें 36 ऐड करेंगे, सॉरी 26 ऐड करेंगे तो 70 और 81, अब 90 के आसपास जाती है वैल्यू, ठीक है दोस्तों, 125 नहीं 190 तक जाती है, और ये 91 से अप्रॉक्सीमेटली 125 के आसपास जाती है स्मॉल ए की। यहाँ पे कैपिटल है हम लोग असाइन कर रहे हैं, तो प्रिंट में क्या हो जाएगा, 65 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, स्टैटिक एक इंट फंक्शन यूज़ कर रखा है। कभी भी जब आप प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन देखें दोस्तों तो जनरली मेन से स्टार्ट करते हैं हम लोग लूप को, ठीक है, मेन से हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया आई और ए, आई को 0 से लेस देन इक्वल्स टू आई 6 तक, यानी 5 टाइम लूप चलाना है, 0 से 5 टाइम लूप चलेगा, 0 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे लूप चलेगा ये। और फिर हम क्या कर रहे हैं, ए में जो है उस ए में उस फंक्शन की जो वैल्यू है उसको कॉल कर रहे हैं, यानी एफ आई को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये कॉलिंग यहाँ पे जाएगी फंक्शन पे। स्टैटिक वाई है एक वैल्यू, और वाई में वाई प्लस एक्स मैंने कर दिया, यानी मेरे पास एक स्टैटिक वेरिएबल वाई था जिसमें मैंने वाई की वैल्यू वाई प्लस 1 कर दी। तो फर्स्ट केस में तो क्या होगा, ये 0 ऐड हो जाएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू कुछ भी नहीं है, वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स होगा, एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ रही है आई से, तो फर्स्ट केस में 0 असाइन होकर आएगा, तो वो 0 एज इट इज क्या होगा, ऐड होकर आ जाएगा। सेकंड केस में जब इसकी वैल्यू 1 होगी दोस्तों, तो यहाँ से 1 पास होगा, ये 1 यहाँ पे जाएगा, और जो y की वैल्यू में y प्लस एक्स हो जाएगा, यानी y पहले 0 था मेरे पास, फिर +1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थर्ड केस में क्या करेगा, थर्ड केस में बेसिकली जब i की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो ये 2 यहाँ से पास होगा, 2 ऊपर जाएगा, और y में क्या होगा, y प्लस एक्स हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 1 ऑलरेडी थी, उसमें x की वैल्यू यानी जो ऊपर से पास हो गई वो 2 ऐड होकर आ जाएगा। फिर 3 ऐड होगा, ठीक है, 3 ऐड होगा तो 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, फिर 4 ऐड होगा, तो फिर 4 यहाँ पे ऐड होकर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 ऐड होकर आ जाएगा, और फिर 5th ऐड होगा, तो 5th भी यहाँ पे होकर दोस्तों ऐड होकर आ जाएगा, ठीक है, और फिर 6 तो ऐड होगा नहीं क्योंकि आई की लेस देन क्वेश्चन 6 करना है, तो लास्ट में क्या करेगा, प्रिंट %d ए को प्रिंट कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू, तो जो यहाँ से रिटर्न होकर आई है वाई की वैल्यू वो ए में असाइन हो जाएगी, यानी पहले केस में 1 होकर ऐड गया था, फिर 1 और 2 3 हुआ था, फिर 3 और 4, फिर 4 और 5, और फिर 5 और 5, तो जब आप इसको सबको ऐड करेंगे 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये अप्रॉक्सीमेटली 15 निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने आना चाहिए। प्रोग्रामेटिकली अगर आप स्ट्रांग है तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर वाला, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था दोस्तों, तो इसलिए मैंने वहाँ से भी ये क्वेश्चन लिया है। और इवन जो अदर एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स जो गेट वगैरह के होते हैं, उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप ध्यान से देख के आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, इस सी कोड का मुझे आउटपुट पूछा है, %d देन आई प्लस प्लस एंड देन प्लस प्लस आई। दोस्तों ये जो है एक तरह से एरर टाइप ऑफ है, कोई इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हम बेसिकली वैल्यू असाइन कर रहे हैं रेगुलरली, ठीक है, विद कॉमा, तो ये एक ऑपरेशन सही नहीं है, ये इसका अनडिफाइंड बिहेवियर को शो करता है, ठीक है। एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में आप ऐसे इस टाइप से यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों वेरिएबल्स को, तो ये एरर अनडिफाइंड बिहेवियर को शो करता है, कोई वैल्यू इसमें प्रिंट नहीं होगी दोस्तों। सेम वेरिएबल इज मॉडिफाइड मल्टीपल टाइम विदाउट सीक्वेंस पॉइंट अनडिफाइंड बिहेवियर, बिना सीक्वेंस पॉइंट के आप अगर इसको चेंज कर रहे हो तो ये जो है अनडिफाइंड बिहेवियर को दोस्तों शो करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर इन सी, सी में कौन जो है वो स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर नहीं है। तो रजिस्टर क्या स्टोरेज क्लास होते हैं, बिल्कुल रजिस्टर में तो वैल्यू असाइन होती है तो स्टोरेज की तरह बिहेव करता है। वॉलेटाइल स्टोरेज होता है नहीं, वॉलेटाइल जो होता है वो स्टोरेज वैल्यू नहीं आता है, ठीक है, इसका नाम ही वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, यानी आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, लाइक रैम हो गया, तो ये रैम एक तरह से अस्थाई मेमोरी होगी, ठीक है, इसको परमानेंट आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सटर्न, बिल्कुल एक्सटर्न और टाइप डेफ ये भी स्टोरेज के काम में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों और भी क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको अभी आगे आने वाली क्लास में कराने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। और आपके अगर कोई डाउट है, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन रीच आउट टू मी, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते रहेंगे।
जॉब से रिलेटेड एज वेल एज ये PYQs वगैरह मैं डालता हूँ, ये भी आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, एंड हैव ए गुड डे।